नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के एक बहुत ही अहम पहलू पर। आपूर्ति का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये वो कीमत है जिस पर सारा जीएसटी का खेल टिका होता है ना। बिल्कुल सही कहा। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी वैल्यू पर टैक्स रेट लगाकर फाइनल जीएसटी देनदारी तय होती है। अगर ये वैल्यू गलत कैलकुलेट हो गई तो समझ लीजिए पूरा हिसाब ही गड़बड़। हाँ बिल्कुल। और इसका जो लीगल बेसिस है वो सेंट्रल जीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 है। तो चलिए आज इसी सेक्शन 15 को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर इस मूल्य में क्या क्या जुड़ता है, क्या घटता है और कौन से नियम हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये आपूर्ति का मूल्य असल में है क्या? देखिए, सबसे आसान भाषा में ये वो कीमत है जो ग्राहक ने सच में दी है या देने वाला है। इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें कई और चीजें भी जुड़ सकती हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई सामान ऑनलाइन मंगाया और उस पे डिलीवरी चार्ज लगा, तो क्या वो भी जुड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अगर सप्लायर ग्राहक से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, चाहे वो पैकिंग का हो, ट्रांसपोर्ट का हो या मान लीजिए इंस्टॉलेशन का चार्ज हो, अगर ये सप्लायर ने वसूला है तो वो वैल्यू में जुड़ेगा। ठीक है। और यहां तक कि अगर ग्राहक पेमेंट देर से करता है तो उस पर लगने वाला ब्याज या कोई लेट फीस या जुर्माना, वो भी सप्लाई की वैल्यू का ही हिस्सा माना जाता है। ओहो, ये ब्याज और लेट फीस वाला पॉइंट तो ध्यान देने वाला है। कई बार लोग इसे शायद अलग समझ लेते होंगे। और सब्सिडी का क्या वो भी वैल्यू में जुड़ती है? देखिए, सब्सिडी में थोड़ा फर्क है। अगर कोई प्राइवेट सब्सिडी है, मतलब किसी गैर सरकारी सोर्स से मिली है और कीमत से सीधे तौर पे जुड़ी है, तो हाँ, उसे वैल्यू में जोड़ा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि सरकारी सब्सिडी यानी जो केंद्र या राज्य सरकार से मिलती है, उसे वैल्यू का हिस्सा नहीं मानते, उसे घटा दिया जाता है। अच्छा, समझ गई। तो ये सब तो हो गया जो वैल्यू में जुड़ेगा। अब आते हैं डिस्काउंट पर, छूट। इसमें अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है, खासकर तब जब डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया जाता है। हाँ, डिस्काउंट वाले नियम थोड़े पेचीदा हैं और यहीं पर बिजनेस को बहुत सावधान रहना होता है। अगर छूट सप्लाई के टाइम पर या उससे पहले दी जा रही है और इनवॉइस पर साफ साफ लिखी है, तब तो कोई मसला नहीं, उसे वैल्यू से घटा सकते हैं। लेकिन वो जो डिस्काउंट होते हैं ना, जैसे साल के आखिर में टारगेट पूरा होने पर मिलता है या वॉल्यूम डिस्काउंट, वो तो बाद में पता चलते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर सेक्शन 15(3)(b) की 3 शर्तें आती हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। तीनों शर्तें? अच्छा, क्या है वो? पहली शर्त कि इस तरह के बाद वाले डिस्काउंट का जिक्र सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें होना चाहिए, पहले से तय होना चाहिए। दूसरी शर्त, सप्लायर को इस डिस्काउंट के लिए एक क्रेडिट नोट इशू करना होगा जो उस इनवॉइस से लिंक्ड हो। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, जो खरीदार है उसने उस डिस्काउंट के अनुपात में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। आईटीसी रिवर्सल मतलब जो टैक्स क्रेडिट उसे खरीद पर मिला था वो वापस करना होगा। जी हाँ, डिस्काउंट वाले हिस्से पर जो आईटीसी बनता है वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। बाप रे, तीनों शर्तें एक साथ, ये तो वाकई सख्त लगता है। क्या प्रैक्टिकली कंपनियों को दिक्कत आती है इसे पूरा करने में, खासकर वो पहली शर्त कि एग्रीमेंट में पहले से लिखा हो? बहुत आती है। कई बार एग्रीमेंट उतने साफ नहीं होते या उनमें बाद के डिस्काउंट का क्लियर कट जिक्र नहीं होता। हमने ऐसे केस देखे हैं जहां कंपनियां डिस्काउंट तो दे देती हैं, पर ये शर्तें पूरी ना होने पर, खासकर आईटीसी रिवर्सल वाली, उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट से दिक्कतें आती हैं। तो शुरुआती एग्रीमेंट बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। बिल्कुल। समझ गई। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए सौदा पूरी तरह पैसे में नहीं है, जैसे पुराना फोन देकर नया ले लिया या किसी सर्विस के बदले कोई सामान मिल गया, बाटा सिस्टम जैसा। तब वैल्यू कैसे तय होगी? हाँ, ये भी एक आम स्थिति है। ऐसे मामलों में जहां कीमत पूरी तरह या कुछ हिस्सा पैसे के अलावा किसी और चीज में चुकाया जा रहा हो, वहां सप्लाई की वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू यानी ओएमवी मानी जाती है। मतलब उस चीज या सर्विस की खुले बाजार में क्या कीमत है। ओपन मार्केट वैल्यू क्यों? ये सिद्धांत इसलिए है ताकि टैक्स सही कीमत पर लगे, भले ही पार्टियों ने आपस में कुछ भी तय किया हो, टैक्स चोरी ना हो। और अगर उस चीज का ओपन मार्केट वैल्यू पता ही ना चले तब? अगर ओएमवी नहीं पता तो फिर उसी तरह की या मिलती जुलती चीज या सर्विस की वैल्यू ले सकते हैं। और अगर वो भी मुमकिन ना हो तो एक और तरीका है कॉस्ट प्लस 10% रूल। कॉस्ट प्लस 10%, ये क्या है? मतलब उस चीज को बनाने या खरीदने की जो लागत है उसमें 10% जोड़कर जो वैल्यू आएगी उसे सप्लाई की वैल्यू मान लिया जाएगा। अच्छा, ये दिलचस्प है।
अब एक आखिरी पर बहुत जरूरी एरिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जैसे एक ही ग्रुप की 2 कंपनियां आपस में लेन देन कर रही हों, वहां तो कीमत को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए कानून यहाँ भी सख्त है। संबंधित पक्षों यानी रिलेटेड पार्टीज के बीच जो लेन देन होते हैं, उनमें भी वैल्यू तय करने के लिए डिफॉल्ट नियम OMV यानी ओपन मार्केट वैल्यू का ही है, ताकि कंपनियां आपस में कम कीमत दिखाकर टैक्स ना बचा पाएं। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी को मार्केट रेट से बहुत कम दाम पर कोई सर्विस दे रही है। GST की गणना उस सर्विस की ओपन मार्केट वैल्यू पर ही होगी। और अगर OMV यहाँ भी ना पता चले तो फिर वही तरीका, मिलती जुलती सप्लाई की वैल्यू देखेंगे। और अगर इन तरीकों से भी बात ना बने तो वैल्यूएशन रूल्स में और भी तरीके दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू तय करेगा वो भी मान्य हो सकती है। इसके अलावा कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे फॉरेन एक्सचेंज, एयर ट्रैवल एजेंट की सर्विस या सेकंड हैंड सामान की बिक्री, इनके लिए सरकार ने अलग से स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स भी बनाए हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि GST का सही तरह से पालन हो, इसके लिए सप्लाई की वैल्यू सही तय करना बेहद जरूरी है। और सेक्शन 15 और उससे जुड़े वैल्यूएशन रूल्स इसका पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। एकदम सही कहा, सही वैल्यू तभी सही GST। बिजनेस के लिए इन नियमों को समझना और सही से लागू करना बहुत बहुत जरूरी है।